Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12th the recently released CBSE sample paper of English Core class 12th. रीड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो गया है, जो मैंने बताया था आपको 4 मार्क्स का है. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू. इसमें 2 दिए गए हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना है. गिवन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ऑन ये आपके पोइट्री सेक्शन में से, पोइट्री में से. ऑन सार क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. अब इसका first question है, based on this stanza, what does the expression sour cream walls suggest? First इन्होंने बोला A is display of donated artifacts on the walls, जो display किया हुआ था walls पे. B is badly maintained walls. C is wall to wall furniture. और जो D है a poor choice of paint for walls. तो इसमें आपका B आ जाएगा, badly sour cream का आ जाएगा, बैडली मेंटेन्ड वॉल्स. वॉल्स जो है अच्छी तरह मेंटेन नहीं थी, उन फेडेड हो रही थी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द क्लासरूम सिम्बलाइजेज. मैप क्या सिम्बलाइज करता है जो क्लासरूम में लगा हुआ है? होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द चिल्ड्रन, कि उनकी क्या इच्छाएं थी. एंड बी है ट्रैवल प्लान्स ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज़. सी है वर्ल्ड दैट इज़ अनकनेक्टेड टू द चिल्ड्रन. एंड डी है इंटरकनेक्टिविटी विद इन द वर्ल्ड. तो इसमें आपका ए है दैट इज़ होप्स एंड एस्पिरेशंस, जो बच्चों की क्या उम्मीदें थी ऑफ द चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर्स हेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पन. पन क्या होता है? दैट इज़ मजाक, लाइक जैसे कोई किसी चीज़ का कोई वर्ड ऐसा जो ह्यूमरस वर्ड हो, हंसी वाला जो वर्ड है. देन सटायर, राइट. सटायर भी आपका हास्य व्यंग्य होता है. और देन पैरोडी वो सटायर जैसे होते हैं. एंड आयरनी क्या होता है? आयरनी जो होता है कि कुछ हम मतलब एक चीज़ का जो है जो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड जो होता है उससे विपरीत, उसे हम कहते हैं आयरनी. सो नेक्स्ट इसमें से जो हमारा आएगा का आंसर क्या आएगा इसमें चारों में से? दैट इज़ ये जो एक्सप्रेशन है शेक्सपियर्स हेड, ये इसका एग्जाम्पल किस चीज़ का है? पन का है, सटायर का है, पैरोडी या आयरनी का? ये आयरनी का है. तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्ट फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग सजेस्ट दैट द क्लासरूम इज एज फॉगी एज द पेंट ऑन द वॉल्स. बी है ब्यूटिफुल वैलीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस फ्यूचर. सी आपका आ जाता है लाइफ अहेड फॉर द स्लम चिल्ड्रन is as unclear and hazy as fog. And D is fog often finds itself in the classrooms through broken windows. इसका C करेक्ट होगा बिकॉज लाइफ अहेड, जो बच्चों के लिए जो आगे जो लाइफ थी उनकी स्लम चिल्ड्रन की, वो बिल्कुल अनक्लियर थी, नहीं पता था कि आगे ज़िंदगी में उनके क्या होना है, बिकॉज इट वॉज बिल्कुल हेजी, अनक्लियर थी, जो है धुंधली थी एज फॉग. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. या इसमें इन 2 स्टैंजाज में से एक करने आपने आपको मैंने बताया 4th क्वेश्चन में. तो एक और जो दूसरा स्टैंजा दिया गया है वो है वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. ये कौन सी पोइम में से? दिस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड पहले हमारा किस में से था? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. Okay, now a thing of beauty का ये है stanza. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink
pouring unto us from the heavens brink. अब फर्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन हुआ है, द फ्रेज इमॉर्टल ड्रिंक refers to blessings of ancestors, then B is the teachings of nature, C a life giving force and D the beauty of heaven. इसमें आपका आंसर हो जाएगा C a life giving force. जैसे जो है जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारे अंदर एक इच्छा या एक डिज़ायर अवेक करती है, एक डिज़ायर जागरूक करती हैं जिसकी वजह से हमें जीने की इच्छा हो जाती है, राइट. तो वी हैव अ डिज़ायर टू सर्वाइव, वी हैव अ डिज़ायर टू लिव. तो इट इज़ अ लाइफ गिविंग फोर्स. कोई भी हम ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं तो हमारी जो जीने की इच्छा जो है, हमारे गम भूल जाते हैं हम लोग, वी forget our sadness and we have a desire to live. And next question is, all lovely tales evoke the feeling of sadness and nostalgia. दूसरा क्या है, only nostalgia. C है inspiration and pride and D is only pride. तो इसका क्या आपका आंसर है, A sadness and nostalgia. जब हम कोई वो लवली टेल्स पढ़ते हैं, पहले की पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, ग्रेट हीरोज़ की, ग्रेट किंग्स की, तो हमारे में हम सैड हो जाते हैं, राइट. एंड हम उनके बारे में सोचने लग पड़ते हैं. एंड नेक्स्ट इज वही वो ओल्ड डेज, उन टाइम्स के बारे में हम सोचने लग पड़ते हैं, दैट इज़ नॉस्टैल्जिया. द राइम स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज ए बी बी, ए बी, ए बी. तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट वाला ए बी, क्योंकि जब हम देखते हैं इस स्टैंजा को तो आपने देखे डेड रेड ड्रिंक ब्रिंग, सो ए बी आपका आ जाता है. हम जो लास्ट वर्ड्स देखते हैं तो क्वेश्चन 3 का आपका जो ऑप्शन है ए है. द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द पोइट इन द फॉलोइंग लाइन्स इज, एंड ये जो लाइन्स दिए हैं उसमें पोइटिक जो है डिवाइस कौन सी यूज़ की गई है. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. A personification, B allegory, C is imagery, and D is synecdoche, right. So इनमें से कौन सी है, it is imagery, right. images दी हुई आपको things of beauty की. नेक्स्ट इज अटेम्प्ट. अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया. अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस. अब यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए जिनमें से आपने कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं. इट इज़ अगेन 8 मार्क्स, सो इट मेक्स टोटल 20. फर्स्ट वॉज 8 मार्क्स, दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन. देन फोर्थ क्वेश्चन वॉज 4 मार्क्स and the fifth question is now of 8 marks again. So that makes 20 marks for literature part A MCQ. Now इनमें से first question आपको दिया गया है, the writer tones down the philosophical load inherent in the rat trap with the inclusion of, थोड़ा सा rat trap का जो lesson में थोड़ा सा ज़्यादा philosophical बातों को कम करने के लिए उसने थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे थोड़ा उसका लोड जो है कम हो जाए लेसन का. तो क्या है, आयरॉनिकल सिचुएशंस, सटायरिकल डायलॉग्स, कोई हास्य व्यंग डाले हैं कुछ ऐसे, क्लासिकल रेफरेंसेस जैसे, एंड सटायरिकल डायलॉग्स मतलब जैसे कोई किसी को ताना देने के, मॉकरी के ऐसे, या क्लासिकल रेफरेंसेस यूज़ किए उसने, या ह्यूमर एंड विट. ह्यूमर क्या होता है, इज़ हंसी, राइट. तो इट इज़ ह्यूमर एंड विट. कुछ ऐसे इंसिडेंट डाले हैं जिसमें ह्यूमर एंड विट है. सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स, विद रेफरेंस टू डगलस. Douglas's fear kept him away from leisurely activities in water. The fall in the pool at YMCA taught Douglas a life lesson. The fear of drowning was a source of Douglas's anxiety and terror, and Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear. तो इसमें जो आएगा, इसमें आ जाएगा आपका D. Douglas decided to practice
relentlessly to overcome his fear, right? कि वो मतलब सोचता है कि फियर ओवरकम के लिए मैं प्रैक्टिस ही करता जाऊँ ज़बरदस्त, राइट? एंड इसमें से आपका जो कौन सा है विच इज़ नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू डगलस, इमीडिएटली उसका फियर कम नहीं होता एंड it takes time for him to recover from his fear. So option D is correct. And then the next question, that is question number 3 here. Spender's use of imagery in his eyes live in a dream of squirrel game, an entry room other than this. It brings out, first is the similarity between the frail bodies of a squirrel, frail होता है weak bodies या delicate bodies of a squirrel and the children in the classroom. And then next is the contrast, मतलब जो difference between studying in the dreary classroom and playing outside freely. और C option है the comparison of the dingy home, dark home of the squirrel and the dreary classroom. और D part है आपका the difference between the games of the squirrel and those of the children. तो इसका क्या आएगा, the difference between the games of the squirrel and those of the children ये आएगा, या the contrast आएगा. आपका A B C D में से कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका B ऑप्शन, the contrast, डिफरेंस बता रहा है between studying in the dreary classroom, जो क्लासरूम बड़ी मतलब डल सी है, and playing outside freely, कि और बाहर कैसे लगता है जब बाहर जाके खेलो तो freely, वो बच्चा बाहर फ्रीली खेलना चाहता है, राइट? सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ बी. नाउ फोर्थ इज कीथ सेलिब्रेट्स ट्रीज एज अ बून इन द पोइम. बून होता है ब्लेसिंग, इन द पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है, राइट? ट्रीज गिव अस सस्टेनेंस, ट्रीज प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हीट, trees help keep the earth clean and trees appear beautiful to the eye. तो इसका जो not true है option, that is trees provide relief from heat, right? That is trees provide relief from heat. Next, that is B option. Concluding his last lesson by writing Vive la France on the blackboard shows that M. Hamel was overwhelmed with emotions, वो बहुत भावुक हो रहा था. D is wanted to distract all attending class that day, सबका attention divert करना चाहता था. C is was keen on not leaving the country, वो नई country को छोड़ना चाहता था. और D is wanted to teach French participles through it. तो इसका ऑप्शन आएगा A, he was overwhelmed with emotions, उसमें बहुत भावुक हो रहा था वो. And sixth is Rajkumar Shukla's efforts resulted in Gandhiji's fight for the farmers' cause. This showcases that he was, कि राजकुमार शुक्ला की इसने बहुत एफर्ट लगाई ताकि गांधी जी जो हैं उसके लिए फ़ाइट करें, जो उनके जो सारे फार्मर्स का जो कॉज था, जिस रीज़न के लिए तो वो उनके लिए फ़ाइट करें, प्रोटेस्ट करें. तो इनमें से क्या शो करता है राजकुमार शुक्ला की एफर्ट? ही वॉज मेटिकुलस एंड काइंड, सिंसियर एंड क्यूरियस था, या एंटरप्राइजिंग एंड परसिस्टेंट था, या रिस्पेक्टफुल एंड कंजीनियल? तो सी था एंटरप्राइजिंग एंड परसिस्टेंट, बिकॉज एंटरप्राइजिंग मीन्स वो बहुत हार्ड वर्कर था, ही वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन. एंड परसिस्टेंट मीन्स वो कंटिन्यूसली महात्मा गांधी को फॉलो भी करता रहा ताकि वो उनको किसी तरह उनको अपने परसुएड कर सके, रिक्वेस्ट कर सके. And it is clear that the speaker in Aunt Jennifer's Tigers has an attitude of dash towards her. अब जो स्पीकर है Aunt Jennifer's Tigers पोइम का, तो वो उसका कैसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स Aunt Jennifer? एम्पथी, वंडर, सिंपथी या ग्रैटिट्यूड, राइट? एम्पथी होता है जब हम उसकी कंडीशन में अपने आप को रख के देखते हैं. वंडर होता है सरप्राइज, सिंपथी इज कि किसी का सहानुभूति करना, और ग्रैटिट्यूड होता है रिस्पेक्ट. तो सिंपथी आ जाएगा हमारा सी. एंड नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन. कीपिंग क्वाइट uses fishermen to symbolize man's
persistent pollution of the natural environment, rapid degradation of human values कि human values कम हो रही हैं. थर्ड इज़ लिमिटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हो रहे हैं, एक्सप्लॉयट हो रहे हैं. एंड फोर्थ इज़ कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेशन इन एक्ट्स ऑफ टेरर. तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी, दैट इज़ लिमिटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग्स हैं एक्सप्लॉयट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को. नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, दैट इज साहिब्स डिस्कार्डेड एंड वोन आउट टेनिस शूज़ आर. जो उसने पहने होते हैं जो फटे हुए टेनिस शूज़ वो क्या हैं? आर एन इंडिकेशन टू प्रोक्योर डिफरेंट वंस, अ ड्रीम कम ट्रू, अ साइन ऑफ हिज पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एन इंसल्ट टू द स्पोर्ट इटसेल्फ. वो है उसका अ ड्रीम कम ट्रू. बिकॉज वो लोग यूजुअली बिना चप्पल वगैरह के घूमते थे, राइट, बेयर फीट. तो अब उसका जो था ऐसे उसको जो मिल गए थे शूज़, चाहे वो फटे ही थे, पर वो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. इन द पोइम माई मदर एट 66, all that the poet did was smile and smile and smile. Her smile is A, sudden in response to her mother's, कि उसकी मदर ने स्माइल किया तो उसने भी कर दिया. B is meaningful and loaded with love, मतलब प्यार से भरी हुई है. C, accompanied with tears of farewell, कि वो स्माइल क्योंकि कहते हैं ना खुशी के आंसू आ जाना. और D क्या है? पुट ऑन टू चेयर हर मदर, वो उसने बस स्माइल दिखा रही थी अपनी मदर को भी हंसाने के लिए, राइट, अपना दर्द छुपाने के लिए और मदर को हंसाने के लिए. सो इसमें ऑप्शन जो आएगा आपका डी, दैट इज़ पुट ऑन टू चेयर हर मदर. एंड दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.